वेक्टर की एक क्लास हुई थी बस हमारी, आज दूसरी क्लास है। और हमने आपसे कहा था कि हम पहले करेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसके बाद हमारी वो सेकंड एक्सरसाइज पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो पहले हेडिंग वही डाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन रेशियो शब्द है इसको ना हम लोग DRS भी कहते हैं। DRS यानी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, शॉर्टकट में DRS भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और बाकी डायरेक्शन रेशियोज फुल फॉर्म तो लिखी है सामने, ठीक है, पढ़ें इसे। ऐश्वर्या जी रेडी हो? फोन साइलेंट है आपका? ये चलिए देखिए, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज केवल और केवल ना नंबर होते हैं, नंबर 1 2 3 4 जैसे नंबर होते हैं। लेकिन कौन से नंबर? अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर हमको इस तरीके से लिखा हुआ मिले 2i + 3j + 4k, तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो हमारे ये वाले नंबर होते हैं तीनों, यानी i j k के कोफिशिएंट। और क्या कह सकते हैं इनको? स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। सही है ना? इस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे उन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज को ना ए बी एंड सी से लिखा जाता है। स्मॉल ABC फिक्स एंड डायरेक्शन रेशियोज के लिए अल्फाबेट यही रहेंगे, बदल नहीं सकते, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज को ABC से कहा जाता है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, और ये माइनस में भी हो सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? केवल i j k के कोफिशिएंट और कुछ नहीं। सिंपल है तो बहुत, ठीक है जी। अब जरा बात करें हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस को फिर हम DCS बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ये देख ऐसे ही DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब इसके अंदर एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है कोसाइन, यानी ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी, ठीक है ना। अब वो ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से आती है देखो, अगर हमारी ये तीनों एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई एक वेक्टर इस तरह का हो जिसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल बनाए हुए हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया? अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो निकल के आएंगे वो हमारे ये होते हैं L, M एंड N। जैसे डायरेक्शन रेशियोज के लिए ABC फिक्स है, ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए LMN फिक्स है। पढ़ा है ना, सुना है कभी? मैट्रिक्स में भी एक ट्रांसपोज के टाइम पे क्वेश्चन आया था LMN में, और अगर नहीं सुना तो पता नहीं किस चैप्टर में, कहीं ना कहीं तो 12th में पहले भी आ चुका है। उस वक्त भी मैंने फॉर्मूला लिखवा के बताया था कि हाँ ये ऐसे, अभी ध्यान दे लो बस। तो L क्या होगा? पहले वाली एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ हमारे वेक्टर ने जो एंगल बनाया ना उसका कोसाइन। पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या बोला जाएगा? कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही एम क्या बोला जाएगा? कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस। और फिर एन क्या होगा? कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द जेड एक्सिस। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये तीन डायरेक्शन रेशियोज ABC, ये तीन डायरेक्शन कोसाइन LMN, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हर बार तो वेक्टर का एंगल दिया नहीं होगा, हर बार तो हमें वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया दिया तो होगा नहीं, तो हम हर बार तो LMN नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे को इन दोनों में रिलेशन है, ये पता हो तो ये कैसे ढूंढा जाए, ये पता हो तो ये कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। तो उसका सबसे बढ़िया, नहीं सबसे बढ़िया तो नहीं, सबसे पहला जो तरीका है वो ये कि इनका ना रेशियो हमें मालूम होता है। मालूम क्या? रेशियो को हम लिख सकते हैं, देखो जैसे A पहला डायरेक्शन रेशियो अपॉन में पहला डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होता है पहला, ये दूसरा डायरेक्शन रेशियो अपॉन दूसरा डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होता है तीसरा डायरेक्शन रेशियो अपॉन तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, ये इक्वल होता है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि इसमें डायरेक्शन रेशियो ही ऊपर आएंगे। अगर ये अपॉन ये करने पे 1/2 आ रहा है बार बार, और इसको उल्टा कर दो
तो 2 आएगा रेशियो, बात तो एक ही है। लेकिन हम यहां पर और लिख के ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C भी हम इक्वल लेके चल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में से कोई एक वैल्यू मालूम हो, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके रेशियो ले चलते हैं, इक्वल होते हैं इनके रेशियो। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अगर हमें वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो जाएंगे। इन डायरेक्शन रेशियोज की मदद से ये मिल जाते हैं। देखिए कैसे। जब पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है L, वो होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। अब इसके लिए बताओ मुझे, इसके लिए अगर ये वेक्टर था तो पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? प्लस माइनस इसलिए लगाया था कि ए प्लस का हो तो प्लस ले लेंगे, माइनस का होगा तो माइनस ले लेंगे। अब ए यहां पर बताओ, ये पहला वाले वैल्यू प्लस की है तो एल की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, वेक्टर के लिए? फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस उसके लिए है डिपेंडिंग अपॉन ए तो प्लस का ही है इस बार, तो 2 अपॉन रूट 29, ये पहले वाले की वैल्यू आनी चाहिए एल की। सही है। इसी तरीके से जो एम का नंबर आएगा उसमें क्या आना चाहिए? प्लस माइनस बी आ जाना चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू तो सेम ही रहेंगी। तो इसके लिए दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? 3 अपॉन रूट 29। ओके। ऐसे ही एन की वैल्यू क्या होगी फिर? अगर डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन ढूंढ लेंगे ना बड़े आराम से। ये तो हुआ सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं। देखो थर्ड पॉइंट मैं कुछ लिख रहा हूं और तुम इन तीनों को नोट करके बताना वो सही है कि नहीं है। एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बताओ 1 आएगा क्या? एल के स्क्वायर में ये प्लस माइनस गायब होगा, प्लस ही रह जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन ये तीनों आएंगे, फिर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ये तीनों आएंगे, रूट के बिना ही आएंगे, और तीसरे में सी स्क्वायर अपॉन ये आएंगे, रूट के बिना। एलसीएम लेने पर तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ ही जाएगा, कट के 1 है ना। ये ध्यान रखना है सारी बातें। देखो अगर 3D करना है, अगर 3D लाइन वाली 3D जो अगला चैप्टर है हमारा, अगर वो सही तरीके से करना है तो ये पूरा तुम्हें आना चाहिए। हर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन रेशियो, हर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन चलेगा। वो तो प्लेन हट गया, 3D में लाइन और प्लेन दो चीजें थी, अब केवल और केवल लाइन बची हुई है। प्लेन पूरा ही हटा दिया है। अगर प्लेन होता तो और मजा आता था करने में 3D को। फिर अब केवल लाइन है, लेकिन वो इनके बिना नहीं होती डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बिना। और डायरेक्शन रेशियो तुमने देख ही लिया क्या चीज है, बस आई जे के कोफिशिएंट्स ही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो, और उन्हीं से डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब अगर मैंने ये लाइन लिख दी एक, तो इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम, दैट इज लिख के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, ये भी यूज कर सकते हैं ना। एल की वैल्यू कॉस अल्फा होती है तो स्क्वायर हो गए तीनों के और एडिशन हो गया। हाँ, एल की वैल्यू ये वाली रखी पूरी, स्क्वायर करने पर प्लस माइनस हट गया, ये स्क्वायर हो गया, रूट गायब हो गया। ठीक है ना। इस पे ना बेस्ड एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, अभी नहीं करा रहा, जब आएगा तभी पता चलेगा। जैसे तीनों में कॉस 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 है ना, वो साइन 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 आता है। या चलो एक काम करते हैं, नहीं स्क्वायर में 90 माइनस थीटा नहीं करते हैं, वो तो जो स्क्वायर नहीं होता तब करते हैं 90 माइनस थीटा। इस तीनों को साइन में चेंज करो, इन तीनों को साइन में चेंज करो, क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे ना। करो तीनों को चेंज जरा, एक नया रिजल्ट मिलने वाला है। यानी जब कॉस में होगा तो रिजल्ट ये है, जब साइन में आएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो तुम बता रहे हो। सब सहमत हैं? तो इसको भी डब्बे में डाल दो, ये भी एक रिजल्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। ध्यान रखने वाली चीज है कि क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो उससे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो गया, क्योंकि एल एम एन की वैल्यू होती है। लेकिन जब उनको साइन में चेंज कर देते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 नहीं आता, वो 2 आता है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो ये कुल मिला के हमारे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन की छोटी छोटी बातें हैं। अब सवाल ये आता है, इनके 2-4 क्वेश्चन कर लें, है ना।
तो एनसीईआरटी सबके पास होगी, जरा थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी 10 चैप्टर कर रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज नंबर 11.1 ओपन करो। 11.1 देखो, उसमें गिन के 5 क्वेश्चन होंगे, देख रहे हैं? ये पांचों क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के हैं। करें शुरू मैडम? यही है बस यही, बस ये नहीं, स्टार्ट नहीं कर रहे, ये टॉपिक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने जरूरी हैं। तो ये क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं, तो जब 11 पे पहुंचेंगे चैप्टर पे तब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज वाला टॉपिक जरूरी है वेक्टर्स में, इसलिए पहले कर लेते हैं। जरा पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला उसने। एक लाइन ने 3 एंगल दे दिए। 3 एंगल देने का मतलब क्या क्या गिवन है हमें? अल्फा, बीटा और गामा। तो एल भी मिल जाएगा, एम भी मिल जाएगा और एन भी मिल जाएगा। क्या पूछा है उसने? पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पढ़िए। इसी लाइन ने तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए हैं, और इक्वल एंगल बनाने का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, मतलब एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, मतलब एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर, ये तो होता ही है ना। तो यहां पर 3l स्क्वायर बराबर 1 कर लें फिर, यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, और यही होगा हमारा m और यही होगा n। पूछा क्या है फिर हमसे? डायरेक्शन कोसाइन पूछे। क्या लिखा जाए आंसर में? आंसर क्या लिखा जाए? नहीं, कॉस अल्फा की जरूरत ही नहीं है, हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। एल डायरेक्शन कोसाइन होता है अपने आप में, तो कॉस अल्फा पे क्यों जाना? अब माइनस भी तो है, वही तो पूछ रहा हूं। अगर अकेला प्लस का होता ठीक है, तीनों इक्वल लिख देते, अब माइनस भी है साथ में, कैसे लिखोगे इसे? तो आंसर बताओ, क्या ऐसा लिखें? अगर एल प्लस का ले लिया 1/√3, तो एम भी प्लस का रहेगा और एन भी प्लस का रहेगा, यानी तीनों 1/√3 1/√3 1/√3 है। और अगर कोई एक नेगेटिव ले लिया, यानी एल नेगेटिव लिया, तो एम भी नेगेटिव एन भी नेगेटिव, तो क्या आंसर होना चाहिए? 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3 -1/√3। देखो आंसर दोनों होने चाहिए ना। देखो तुम हाँ लिखोगे कैसे? देखो उसने तो अलग अलग दिखा दिया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। आपको एक केस दिखाना पड़ेगा। अगर आपने एल पॉजिटिव, क्योंकि सब इक्वल हैं, एल पॉजिटिव लेने का मतलब एम नेगेटिव नहीं होना सकता फिर, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3 और -1/√3 -1/√3 -1/√3। ठीक है, अभी क्वेश्चन और आएंगे ऐसे जिसमें हमको शायद वेक्टर पूछ लेगा वो, कि वेक्टर बताओ, और उस केसेस में ना हमें इसकी एल की जो प्लस माइनस वाली वैल्यू हैं उनसे पॉसिबल केस कितने बनेंगे वो दिखाने पड़ेंगे। ओके, आने वाला है क्वेश्चन अभी वो। खैर, ये सेकंड क्वेश्चन था। जब कोई लाइन या कोई वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ में आ गया? तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल यानी एल एम एन इक्वल। कर लेंगे, आगे बढ़े। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, थोड़ी देर पहले लिखे थे फॉर्मूले यहां पे मैंने। एल की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हो जाएगा ये तो बड़ा आराम से। फोर्थ करते हैं, फोर्थ के बारे में बताओ। पक्का कर लेंगे ना सब लोग? थर्ड वाला शगुन, थर्ड वाला हो जाएगा ना? ठीक है, फोर्थ वाला बताइए। 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, 3 पॉइंट्स हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में 1 2 और 3, ए बी और सी, इनको कोऑर्डिनेट करना है। तो जरा पहले वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए क्या है। लो जी, ये तीनों पॉइंट दे दिए, इन्हें कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? ये तो हमने कल भी पढ़ा था पिछली क्लास में। मतलब कैसे करते थे? 2 या 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट, 2 वेक्टर या 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? अरे कुछ नहीं पढ़ के आए क्या? डीएलएस वालों के तो एग्जाम में, बाकी लोग कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट बता दो। कैसे कर रहे थे पिछली बार कोलिनियर? ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, लेकिन उसके लिए ए और बी दोनों वेक्टर होने चाहिए। देख लो, एक पढ़ के आए ना तो वो सबको बचा लेता है। ये एमसीएस वाले नहीं पढ़ के आ रहे क्या? एग्जाम खत्म हो गया, किस काम में व्यस्त हो भाई? नहीं, मैंने तो अभी एमसीएस वाले से पूछा, अभी ऐश्वर्या से पूछ लूंगा उधर में।
एमजीएस वाले क्यों नहीं पढ़ के आ रहे भाई? क्यों भाई? प्रणव क्यों नहीं पढ़ के आ रहे? अरे यार, अब तुझे भी समझानी पड़ेगी ये बात। ठीक है, ऐश्वर्या जी तुमने क्यों नहीं बोला ए इक्वल टू लैम्डा बी? याद नहीं आया क्योंकि तूने मैथ खोली ही नहीं जाके उस दिन से। नितिकाश जी तुमने क्यों नहीं बोला? मैथ नहीं खोली ना? ऐसा कैसे सकता है मैथ खोली हो? वेक्टर पढ़ा था जो उस दिन कराया था, हैं? नहीं, थोड़े से को नहीं काउंट कराया था। हाँ जी मैडम, आप क्या कहेंगी? नहीं खोली ना? फिर से कह दूं खड़े होके पढ़ो सारे आज? भूल गए ना वो दिन सब खड़े होके पढ़ रहे थे जब? फिर से केवल एक को बैठा देते हैं और दो तीन डीएलएस वालों को बैठा देते हैं, बाकी सब खड़े होके पढ़ेंगे। फिर इन्हें एहसास हो जाएगा कि केमिस्ट्री के साथ में मैथ भी पढ़नी जरूरी है। केमिस्ट्री का घर पे भी होमवर्क करेंगे, यहाँ आके भी होमवर्क ही करते रहते हैं केमिस्ट्री का। हर टाइम केमिस्ट्री केमिस्ट्री रोते रहते हो। अगर ट्वेल्थ के बाद अगर ट्वेल्थ के बाद केमिस्ट्री में कुछ करना हो ना, तो ही इतनी मेहनत करो केमिस्ट्री में, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी में कहीं केमिस्ट्री मिलने की नहीं। फिजिक्स और मैथ हर जगह मिलेंगी, बीएससी एमएससी कुछ भी कर लो, फिजिक्स और मैथ पीछा नहीं छोड़ेंगी। बीएससी करने बैठोगे ना तब भी तुम्हें केमिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, केमिस्ट्री चाहिए या केमिस्ट्री नहीं चाहिए। फिजिक्स और मैथ का ऑप्शन नहीं होता बीएससी में, वो तो पढ़नी पढ़नी है। तो अगर केमिस्ट्री में झंडे गाड़ने हैं ट्वेल्थ के बाद, तब तो केमिस्ट्री से इतना प्यार दिखाओ, अन्यथा मैथ और फिजिक्स को तो बिल्कुल ही साइड में मत रखो। ये तुम्हें या तो छोड़ोगे तो तीनों चीज छोड़नी पड़ जाएंगी ट्वेल्थ के बाद। कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिसमें पीसीएम है ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर गलती से बीएससी करी या बीटेक करी, इन दोनों में से कुछ भी करा, तो फिजिक्स मैथ पीछा नहीं छोड़ेंगी। केमिस्ट्री तो फर्स्ट सेम में एक बार आनी है बस, फर्स्ट या सेकंड सेम में एक बार, वो भी जैसे करके निकल जाती है। बीएससी में तुमने केमिस्ट्री छोड़ दी तो छूटी जाएगी, फिजिक्स मैथ छूटेगी नहीं, ना तो बीएससी में ना एमएससी में। और यहाँ ये हाल है कि कोलिनियर नहीं बताया जा रहा। बताओ प्रणव जी, आप जैसी गलती और भी बच्चे बहुत सारे करते हैं। जो एक बार बच्चा पीछे रह जाता है ना, समझने की कोशिश करना, जो चीज तुम्हारी छूट गई वो तो छूटी हुई है, लेकिन जो अब यहां चल रही है क्लास में, आप उसको भी छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। 4 दिन बाद ये वाली चीज भी छुट्टी भी बन जाएगी ना। बजाय इसके आप ऐसा काम करो, जो छूट गया उसे छूटा रहने दो, बीच बीच में करते रहो, लेकिन जो चल रहा है कम से कम इसे साथ लेके चलो, ताकि ये छूटा हुआ ना बन जाए कुछ दिनों में। फिर कुछ दिन बाद ये भी तो छूटा हुआ बन जाएगा, वो छूटा हुआ पहले से ही है, वो पूरा नहीं बनेगा। तो चीज छूट चुकी होती है ना, वो जल्दी से पूरी होती नहीं है, लेकिन नई चीजें जो पढ़ रहे हो वो छूटती चली जाएंगी, और वो एक टाइम पे वो वाली चीज बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और सब खत्म। इन तीनों को कोलिनियर करने के लिए आरंभिका मैडम ने ये तो बोल दिया कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वाली कंडीशन हुआ करती थी कुछ, लेकिन इसमें ए हुआ करता था वेक्टर, और यहाँ पर ए है पॉइंट। तो हमको पहले ए बी वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। और कैसे निकालते थे ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जरा डायरेक्ट बताइए, ये माइनस ये करेंगे तो -3i, ये वाला माइनस ये वाला करेंगे तो -5j, ये वाला माइनस ये वाला, ए बी वेक्टर मिल चुका। अब बीसी ढूंढते हैं ऐसे ही। बताइए बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा? ये माइनस ये करेंगे तो 6, ये माइनस ये करेंगे तो बस प्लस, आगे नहीं बोलेगी कुछ? 10 बोला इसने, अच्छा जी। ये माइनस ये करेंगे तो ठीक है जी, एक वेक्टर ये मिल चुका, एक वेक्टर ये मिल चुका। मैंने तुमसे कहा था जो भी बड़ा वेक्टर होगा उसमें कुछ कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। लेकिन इसमें से अगर तुमने 3 कॉमन ले भी लिया तब भी ये नहीं बनेगा, वो 2 कॉमन ले लो तब भी नहीं बनेगा वो, क्योंकि माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इसमें से अगर माइनस का 2 कॉमन लें तो यहां बना माइनस का 3i, यहां बना माइनस का 5j और माइनस का 3k, जिसको कि आप ए बी वेक्टर लिख सकते हो पूरा। इस वाले को देखो ए बी वेक्टर, और इधर तो बीसी वेक्टर चल ही रहा है, ये आ गया देखो। बीसी वेक्टर यानी एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर आ गया। आगे ना कंडीशन ये वाली, यानी ये ए बी सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तरीका करने का इसे आराम से। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं, तो डायरेक्टली ये कंडीशन गिवन है आपको, ढूंढो बड़ा कौन सा है, कॉमन लो उसमें से। 5वां क्वेश्चन, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, और उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ट्रायंगल के।
या ट्रायंगल की साइड्स के? साइड्स के। अब ट्रायंगल की पहले तो साइड ढूंढ लेना, ऐसे करके ना, ए बी सी तीन वर्टेक्स होंगे ना, पहले एक बार ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर और फिर ए सी वेक्टर करके तीनों साइड्स पहले ढूंढ तो लेना। जब तुम्हारे तीनों साइड्स मिल जाएंगे तो पहली साइड अगर ऐसी मिल गई, ऐसी, तो उसका डायरेक्शन रेशियो आएगा -3, -5, -3। ये डायरेक्शन रेशियो है। और इसी डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। क्या? -3 अपॉन रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। फिर दूसरा -5 अपॉन करके ऐसी, फिर तीसरा, ये पहली साइड के लिए होगा। फिर दूसरी साइड पे आएंगे, फिर उसके तीनों डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। फिर तीसरी साइड पे आएंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। सुनने में लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, गिन के 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा। अगर तुम्हें अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास हो, पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस पे क्वेश्चन कैसे समझ में आते हैं, कैसे आते हैं, समझ में आ गए? आ जाओ वापस। हमने 11.1 ओपन करी थी केवल डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझने के लिए, और वो हमने समझ लिया क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। अब वापस आ जाएं, हमने कल भी क्वेश्चन छोड़े थे 10.2 में, कुछ इक्वली इंक्लाइंड डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वाले। ढूंढिए पहले कौन से नंबर के क्वेश्चन थे वो 10.2 के। 12, 13, 14 तीनों छोड़े हुए थे। तो पहले 12th वेक्टर दे रखा है। क्या है वेक्टर बताओ? आई कैप प्लस 2 जे कैप। बताओ एल की वैल्यू क्या आ रही है, एम की क्या आ रही है, एन की क्या आ रही है? बताओ सब लोग। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 और 1 10 और 4 14। यस। इसमें 3 अपन, आसान है ना? जो जी कोई समस्या तो बोल दो, पक्का? ठीक है, ये 12 था, ये कल छोड़ा था हमने, हो गया ना अब? ठीक है। 13 भी छोड़ा था हमने, वो क्या है बताओ? ए टू बी, यानी ए बी वेक्टर। ए टू बी यानी ए बी वेक्टर। पहले ए बी वेक्टर बनाओ, क्या बनेगा बताओ? ए बी वेक्टर क्या आएगा? -1 आई लिखू पहले, -2 आई कैप। क्या सब लोग सहमत है इससे? डायरेक्शन मतलब वेक्टर मिल गया, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो है, देखो ये ए से बी, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे इसके, -2, -4 एंड 4। फिर डायरेक्शन कोसाइन भी ढूंढ लेंगे इस तरीके से ही। सिंपल है ना? लेकिन 14th क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इक्वली इंक्लाइंड वाला, है ना? क्या अभी थोड़ी देर पहले इक्वली इंक्लाइंड वाला किया नहीं हमने? क्या पूछा देखो उसमें क्वेश्चन में? शो करना है एक वेक्टर जिसको हमने ऐसे ले लिया, आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर है। कह रहा है शो करो ये इक्वली इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या कह रहे हैं? ये तो नहीं बोला इसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ओ ए, ओ बी, ओ सी बोला है, यही बोला है ना? ओ ए का मतलब पता हो गया ना, एक्स एक्सिस। ओ बी मतलब वाई एक्सिस, ओ सी यानी जेड एक्सिस। ओके, हाँ जी मैडम, क्या कह रही थी आप? जी, यानी कि बल्कि एलिमेंट से भी ज्यादा बेहतर, इसने इक्वली इंक्लाइंड बोला। इक्वली इंक्लिनेशन एलिमेंट नहीं होते, अल्फा बीटा गामा होता है। इक्वली इंक्लाइंड अल्फा बीटा गामा इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन अल्फा बीटा गामा के कोसाइन इक्वल कर दोगे तो कॉस की वैल्यू एक जगह लो 60, वो इक्वल आएगी कॉस की वैल्यू 300 के। कॉस पहले में और फोर्थ में इक्वल होता है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एलएमएन इक्वल मत करो। एलएमएन का मतलब होता है आप कोसाइन ले रहे हो, उनके दो अलग अलग एंगल के कोसाइन एक आ सकते हैं। तो आप एलएमएन इक्वल मत करना, आप अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा करो, एंगल तीनों सेम आने चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहां बताइए आप कि अगर आई जे के है तो डायरेक्शन रेशियोज में ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी भी 1 होगा। अब बताओ डायरेक्शन कोसाइंस के हिसाब से एल की वैल्यू क्या आएगी? एम की भी 1/√3, एन की भी 1/√3। आ गए तीनों इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका? कि एल बराबर एम बराबर एन, आ रहा ना इक्वल। अब एल की वैल्यू हो गई कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, है ना? यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और तीनों कॉस काट दे इक्वल में, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर, ये है हमारा आंसर। उस वेक्टर के
जो अल्फा बीटा गामा तीनों हैं इक्वल हैं, यानी वो वेक्टर इक्वल इंक्लाइंड होगा। बोलिए सही है। एक्सरसाइज आ गई है हमारी 10.3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज के बारे में। शायद तुमको भी डॉट प्रोडक्ट अच्छा लगता होगा, सभी को आसान होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में डॉट प्रोडक्ट इज वेरी फैमिलियर। शुरू करें। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर भी कहते हैं, क्योंकि आउटपुट डॉट प्रोडक्ट की स्केलर आती है, यानी आईजेके में नहीं आती, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और लिखते कैसे डॉट प्रोडक्ट को? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे करके देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। अब जो थीटा है वो क्या हुआ करता था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। छोटा वाला क्या? छोटा वाला एंगल। इतनी गहराई भी क्यों जा रहे हैं मैथ में? फिजिक्स में इसके बारे में भी काम किया था क्या, इधर वाले के भी? क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी चला था फिजिक्स में, मैथ में नहीं है। मैथ में तो भैया यही चलता है, छोटा वाला ही बस जाए, एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज जो भी हो, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल नहीं चलता मैथ में। मैंने कहा ना, फिजिक्स में जितनी वेक्टर इस्तेमाल होती है मैथ में उतनी नहीं होगी। ऐसा मान लो आप कि मैथ में जो वेक्टर का इस्तेमाल है वो केवल किस लिए है? अगले वेक्टर करने के लिए। लाइन और प्लेन, उन दोनों को करने के लिए पहले वेक्टर डाला गया, ऐसा मान लो। एक क्वेश्चन वेक्टर का आएगा ही आएगा बस, वो भी सिंपल सा होता है। असली क्वेश्चन तो लाइन के आते हैं बढ़िया, और प्लेन के आते थे बढ़िया। अब तो नहीं आएगा बेचारा, दोबारा देखने को मिलेगा नहीं वो अभी तो ए डॉट बी की वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है जी। तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड है। अब कोसाइन ऑफ एंगल भी स्केलर है, आईजेके नहीं आएगा। ये तीनों वैल्यू स्केलर होती हैं, इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके, पहली बात ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी? ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। सही है जी। तो यहां से एक बात निकल के आती है, पहला केस, कि अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो cos 90 जीरो होने के चक्कर में ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड यहां जीरो। कैसे बोलते थे इसे? अच्छा नहीं लगता बोलते हुए तो मुझे कि ये दोनों वैल्यू यहां पे जाके जीरो बन जाएंगी। जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में है और इक्वल में जीरो हो, ये तभी पॉसिबल होता है ना जब न्यूमेटर जीरो हो। ये ठीक है बोलना, बजाय इसके कि डिनोमिनेटर जीरो के पास चला गया। ठीक है ना, जब न्यूमेटर जीरो होता है तभी जीरो होता है वो। तो यानी कि जब भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कहे जाएंगे तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके चलेंगे। 11th क्लास में क्या था, जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हुआ करती थी तो m1 m2 इक्वल टू -1 लेके चलते थे, याद है? दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट। ऐसे यहां पर जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो चलेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर थीटा जीरो हो और 180 हो, थीटा जीरो हो तो cos जीरो इज 1, और थीटा अगर 180 हो तो cos पाई इज जीरो में लग गया जाके 1, लेकिन 180 में नहीं आई, इक्के दुक्के की आई -1। ठीक है जी। अच्छा, तो अब 180 छोड़ो क्योंकि 180 में तो वो आ रहे हैं, वो ये cos की वैल्यू इधर एक बार 1 आ रही है, एक बार -1 आ रही है। जीरो, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो कब हो सकता है? जब वो दोनों ओवरलैप कर रहे हो ऐसे करके। और 180 कब होगा? जब वो ऐसे होंगे, एक के जस्ट अपोजिट में, दूसरी डायरेक्शन अलग होगी, है ना। तो जब भी हमें दोनों को पैरेलल ओवरलैपिंग यानी पैरेलल बोला जाए तो हम पैरेलल वाले केस में डॉट प्रोडक्ट का यूज नहीं करते। आप लोगों ने वेक्टर में ध्यान दिया इस बात का कि जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके चलते हैं, और जब भी दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो लेके चलते हैं। कभी ध्यान दिया इस बात का? एक चीज डॉट प्रोडक्ट की जो फायदे की होती है वो उठा लेते हैं, एक चीज क्रॉस प्रोडक्ट की जो फायदे की होती है वो उठा लेते हैं। ठीक है, तो एंगल जीरो यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, उसके लिए हम यहां पर 1 लेने का मतलब ए डॉट बी इक्वल आएगा ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के। इसे इस्तेमाल करने से बेहतर पैरेलल करने के लिए तो हम ए इक्वल टू लैम्डा बी करना पसंद करेंगे। दो वेक्टर्स को जब क्वेश्चन में बोलेगा ना प्रूव करो पैरेलल है,
तो हम उन दोनों को पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रेफर नहीं करेंगे करना। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी से काफी आसान होता है दोनों वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो पूरी डिटरमिनेंट बनानी पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है डिटरमिनेंट से, और जबकि ए इज इक्वल टू लैम्डा भी हो जाएगा सेकंड्स में सॉल्व केवल। तो इसलिए आप ये मान करो, चलो जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके चलेंगे, लेकिन पैरेलल वाले में या तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो और या फिर ए इज इक्वल टू लैम्डा भी यूज करेंगे। ठीक है, तीसरे वाले की जरूरत नहीं होती हमें इसमें। खैर, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि अगर मैं आपसे कहूं एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर से लिया जाए, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए से ही करा जाए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा वो देखना, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो यानी 1। तो इसको हम लोग ऐसे बोलें या फिर ऐसे बोलें, बात एक ही है। आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगाओ या फिर उसके ऊपर वेक्टर भी हटा दो तो मैग्नीट्यूड भी हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने वेक्टर लगाया है और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैग्नीट्यूड नहीं लगाना तो वेक्टर भी मत लगाओ, केवल ए स्क्वायर ऐसे ही पढ़ा जाता है, वो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, इस चीज का इस्तेमाल बहुत क्वेश्चंस में होगा। पता है कैसे? आपसे ना वो किसी किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ। मैं फिर पूछूंगा आपसे, बताओ किसी भी वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड कब आता है, तो तुम्हें बोलना है कि सर जब जब आप सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब तब इक्वल में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अगर हमने ये ढूंढ ली ये वाली वैल्यू यहां स्क्वायर के साथ लगी हुई है ना, बस अगर ये ढूंढ लिया हमने डॉट प्रोडक्ट करके, तो जो भी आएगी यहाँ वैल्यू इधर से स्क्वायर हटा के बस यहाँ पे रूट लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिन जिन क्वेश्चंस में कभी भी आपको वेक्टर में मैग्नीट्यूड लगा हुआ मिले और वो पूछे वैल्यू बताओ, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वाले से करने पर उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। इसी से होंगे सारे मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन। ओके, मैंने कहा तो ये वाली वैल्यू यहां लिख लो और स्क्वायर लगा लो, इक्वल टू कर लो। मैंने लिखा इतना नहीं, बस है तो ही। ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट, ये तो हुआ सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से करने पर। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर की सेम यूनिट वेक्टर से करें तो पहले क्या आएगा, आई डॉट आई के हिसाब से आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, कॉस कितना आना चाहिए, दोनों सेम है तो कॉस 0 यानी 1। तो क्या 1 1 1 को एक बार 1 लिख दें, दो सेम यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है, तो इसे इक्वल में j डॉट जे के डॉट के लिख लें। ये बात ध्यान देने वाली है ना, मैंने तुमसे कहा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाएंगे, तो फिर ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। एक और बात जो होती है यूनिट वेक्टर्स की, वो होती है आई की अगर डॉट हम करें जे से। देखो यहां पर आई डॉट जे का क्या मतलब हुआ, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल कितना होता है आई और जे के बीच में 90, क्योंकि आई होता है एक्स के अलोंग और जे होता है वाई के अलोंग, तो cos 90 इज 0। इसलिए जे डॉट के डॉट आई, यानी कि अलग अलग दो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएंगे, लेकिन सेम वालों के एंगल वैल्यू हमेशा 1 आया करे। बताइए, ध्यान रहेगी बात। एक फॉर्मूला और आता है इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये शब्द सुना है तुमने कभी? सुना है क्या? इसके नीचे थोड़ी और जगह है ताकि इसका फॉर्मूला भी आ जाए। देखो यहां पर कहीं है ना जगह, यहां तक तो होगी जगह, यहां तक उसके नीचे भी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बताओ अगर तुमने सुना है तो ये कुछ कुछ बता दो उसके बारे में। कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल से निकालते थे। अभी मैं प्रोजेक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला तुम लोग बताना कि तुम उस
फॉर्मूले को, यानी उस प्रोजेक्शन वाले हिस्से को किसी और तरीके से निकाल सकते हो क्या? फिजिक्स दिखेगी तुम्हें अभी, ठीक है, आसान वाली। ये बनाया हमने ए वेक्टर। अच्छा, ऑन बी है ना, तो इसे बी लिख लो यहां, और इसको लिख लिया हमने ए वेक्टर। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जो प्रोजेक्शन है मेरे हिसाब से, अगर मैं यहां से डालूं परपेंडिकुलर एक, तो इस वाले हिस्से को कहते हैं प्रोजेक्शन। अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हिस्से की वैल्यू क्या होती है? तो चलो ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। अब तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए भगवान, तो इसको रिजॉल्व करती है बेस में जो होता है, या इसको रिजॉल्व करती है जो ऊपर होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। सब उड़ गया ना? बी क्यों कह रही फिर? समझ जाओ, उड़ गया दिमाग से हमारे। ये हिस्सा आता है ए कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल भी डाल दूं तो वो आएगा ए साइन थीटा। आ गया याद कुछ? तो प्रोजेक्शन वाला हिस्सा ए कॉस थीटा आएगा, लेकिन हम उससे नहीं करते, उससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजोल्यूशन से नहीं करते। हमारे को मैथ पढ़नी है, तो हमारे पास कुछ बच्चे कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं मैथ को, एस वाली वेक्टर को, तो हम उन्हें पहले प्रोजेक्शन सिखाएं, वो प्रोजेक्शन कह रहा हूं, हम पहले उन्हें रिजोल्यूशन सिखाएं। उससे आसान होता है छोटा सा फॉर्मूला। क्या? देखो, दोनों का तो कर दो डॉट प्रोडक्ट, ओके, अपॉन में जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, बस। बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू? दोनों वेक्टर्स का कर दिया डॉट प्रोडक्ट, अपॉन में क्या लिखा? बी नहीं, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए, इस पर। क्वेश्चन में उल्टा ही हो जाएगा तो बी बी ध्यान रखोगे क्या? बस जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड है नीचे। आपको नहीं लगता इसकी वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगी? फिर बी के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड कट ही जाएगा, आएगा तो फिर वही है कॉस थीटा ही। वही तो है, आना तो घूम फिर के वही है, बदल थोड़ी जाएगी वैल्यू, है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही उसका, वो वेक्टर का। ठीक है जी, ये है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर अपने तरीके से कर लो जैसे तुम्हें पता है, ए कॉस थीटा। सही आना चाहिए, छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन होता है बस, ओके। तो मेरे हिसाब से तो डॉट प्रोडक्ट के सारे टॉपिक्स, ये थीटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्रोजेक्शन भी हो गया, एरिया वाला जो काम है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, बस। देखो एक बार, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल चालू कर दीजिए। सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल पहले दिख रहा है आपको, इसे रब कर दूं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है उसमें, शायद ए डॉट भी ढूंढने को कह रहा होगा। एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर दे रखे हैं आपको। ये तो पता है ना कि जब आपको एक वेक्टर दे रखा हो, दूसरा वेक्टर दे रखा हो, या छोड़ो मैं ही दिखाऊं करके। एग्जाम्पल का नंबर क्या है? अब पहला वेक्टर क्या है? वेक्टर, वेक्टर क्या है पहला? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया, ठीक है, फिर तो अपने आप कर लेना। चलो एग्जाम्पल 14 देखते हैं। इसमें क्या बोला उसने? मतलब सेम है, लेकिन इस बार हमें डॉट भी करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे कि पहला वाला वेक्टर क्या है? हाँ, लो भाई तुम्हें याद दिला देता हूं एक बार, ठीक है ना। ये ए डॉट बी कर रहा हूं, इक्वल में क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड √3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड अगेन √3 इंटू में कॉस थीटा। सही है ना? मैं ये याद दिला रहा हूं बस तुम्हें, वो तो तुम्हें पता ही है। जब हम इनका करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो कायदे से तो इसकी इंटू इन तीनों से होनी चाहिए, फिर इसकी इन तीनों से, फिर इसकी इन तीनों से। लेकिन जब हम आई की डॉट आई के साथ करते हैं तो वो 1 हो जाता है। लेकिन जब आई का डॉट जे से होगा तो 0, आई का डॉट के से होगा तो 0। इसलिए कॉन्क्लूजन क्या निकाला जाता है? आई वाले की आई से करेंगे बस, जे वाले की जे से करेंगे बस, और के वाले की के से करेंगे बस। आ गया याद? तो 1 आएगा, -1 आएगा और -1 आएगा। तो 1 - 2 यानी माइनस का 1/3 इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3 इंटू √3 दो बार आए थे ना, तो 3 बन गया वो अपन में आके। तो थीटा की वैल्यू ये आई, कॉस इनवर्स -1/√3, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ये एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। चलो क्या बोला उसमें? परपेंडिकुलर है। देखो एक शब्द लिख लो कहीं कॉपी में, ऊपर मार्जिन या फिर कहीं पर, परपेंडिकुलर की जगह
आप लोगों को कभी कभी ऑर्थोगोनल शब्द भी मिल सकता है लिखा हुआ, ऑर्थोगोनल। ओके, इसका मतलब ही परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो आप एक बार पहले तो ए प्लस बी खोजेंगे, एक बार ए माइनस बी निकाल लेंगे, अब फिर उन दोनों का कर देंगे डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से। यहीं पर वैल्यू सब कट उड़ा के जीरो आ जाएगी, आगे नहीं निकालना कुछ भी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं जरूरत, केवल आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ढूंढेंगे, इन दोनों का, वही वाली वैल्यू आई की आई में, जे की जे में, के की के में करने पे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अरे याद आ रहा है ना सब कुछ, मैं बस याद ही दिला रहा हूं, ये सब चीजें तुमने बहुत करी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 बताइए, प्रोजेक्शन 17 बताइए, मैग्नीट्यूड यस। चलिए तो बोर्ड साफ करते हैं पहले, याद है ना क्या करने को कहा था तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 16 हमको क्या पूछा है, ए माइनस बी के 17, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछी है, देखो यही पूछा है। तो अब मैंने तुमसे कहा कि जब भी तुम्हें ऐसे प्लस या माइनस के होल मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछेगा तो हम यहां लिखेंगे सिंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ। नहीं माइनस ही, इसके इक्वल बता देना सबसे पहले, सेम वेक्टर का डॉट सेम पे करने पर सेम के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब बस इसकी चिंता मत करो, इसको सॉल्व करना है, बस यहां से स्क्वायर भेज देंगे उस तरफ। तो जब ए डॉट ए करोगे तो क्या फिर से उसको उसी प्रॉपर्टी से ए डॉट ए को ए का स्क्वायर लिखोगे, सोच के बताओ। जो प्रॉपर्टी यहां पे लगाई वही प्रॉपर्टी ए डॉट ए में भी तो लगेगी पहले, ए का स्क्वायर। अब ए डॉट बी आना चाहिए ना माइनस का, बताओ। अब ए की इंटू दोनों में कर दी, अब बी का नंबर बी डॉट ए, वो भी बी डॉट बी, फिर से बी का स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अब तुम्हें इनकी वैल्यू दे रखी है, बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है और उसका स्क्वायर भी है 4। एक चीज रह गई लिखने को यार, जहां पे वो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन वो लिखे थे ना पॉइंट सारे, वहां पर एक चीज लिख लो कि जी ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होता है, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी यस, ए डॉट बी इक्वल होता है हमेशा बी डॉट ए के, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसका बेनिफिट यहां मिल रहा है देखो हमको, एक जगह पे ए डॉट बी है, एक जगह पे बी डॉट ए है, तो दोनों है तो सेम ना, तो क्या इसको माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख दूं, और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताया हमको कितनी है, बी का मैग्नीट्यूड 3 और उसका स्क्वायर भी है 9, यानी 13, तो यही हो गया -2। यहां फिर खोल देते हैं फॉर्मूला ए डॉट बी का 4, तो और भी अच्छी बात है। तो 13 माइनस 8 5 का भी लग जाएगा रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ, लेकिन फिर हमको बताना पड़ेगा कि यहां पर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड वेक्टर में क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। मैग्नीट्यूड वेक्टर में लेंथ रिप्रेजेंट करती है, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड केवल और केवल √5 आएगा, आंसर माइनस वाला हट जाएगा। पता नहीं इस बार कैसे ध्यान आ गया ऐश्वर्या को, पढ़ के तो आई नहीं थी, काश पिछला वाला भी आया तो ध्यान थोड़ी देर पहले। सेम नहीं है अभी जैसे कराया उससे, एक बार पहले वाले की इंटू दोनों से डॉट में, फिर दूसरे वाले की दोनों से, वैसे आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आते हैं, एक में 1 डाल देंगे, दूसरे का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एक वैल्यू कट जाएगी ए डॉट बी वाली, एक्स डॉट ए वाली, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का आएगा, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से अगले जो 2 एग्जाम्पल हैं वो लेस देन ग्रेटर देन वाले हैं। नई वाली किताब में देखो 1920 है ना, हाँ हाँ तीनों यस 19 पढ़ते हैं भाई। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना, हालांकि एग्जाम में दिखते तो नहीं है, लेकिन आ जाए अगर तो अच्छे खासे बच्चे को परेशान कर देंगे दोनों एग्जाम्पल, 19 भी 20 भी। जब पेपर एनसीईआरटी से बनाने की बात आए और टफ करने की बात आए तो ये 2 एग्जाम्पल काम कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 19 में देखिए प्रूव करने को कह रहा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मेन क्या कह रहा है वो, क्या चीज है टू प्रूव बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसे प्रूव करने को कहा जा रहा हमसे, मतलब कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें
फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें। वो वाली वैल्यू या तो बराबर आएगी उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के, या फिर छोटी आएगी उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से। शुरू करें। यहां पे लिख दिया मैंने टू प्रूव। चलिए जाते हैं हम लोग प्रूफ पे। अब ए डॉट बी दिख रहा है, तो पहले हम ए डॉट बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। ए डॉट बी, हम जानते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे फॉर्मूले में लेस देन ग्रेटर देन अगर किसी चीज से आ सकता है तो वो कॉस थीटा से आ सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू जानते हैं हम कि हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है ना। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालते हैं, तो ये दोनों डिवाइड में भेज दूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे होती है ना, देखो हम जानते हैं कि कॉस थीटा -1 से बड़ा और इक्वल और +1 से छोटा और इक्वल होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू यहां पुट कर दूं, बीच में ले आऊं, तो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बोलिए सही है। अब होगा क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ए डॉट बी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तीनों जगह पर, तब हटेगा ना अपॉन में से। और जब ये तीनों जगह इंटू होगी तो यहां भी आ जाएगा और ये यहां भी आ जाएगा, यहां तो हट ही जाएगा। तो अगली लाइन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। और एक और है लेस देन वाला भी आएगा, ग्रेटर देन माइनस वाला भी आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं बोली भी उसने, नाम है बस किसी ने दी है, अब प्रूव करवा रहा वेक्टर में। किसी ने 50 स्टेटमेंट्स प्रूव करी होंगी, तो 50 में से जो 2-3 आसान मिली होंगी जो 12th के हिसाब से थी वो डाल दिया एनसीईआरटी में 12th वाली में कि सीखो, और राइटर उसका नाम भी डाल दिया मैथमेटिशियन का। अब मैं दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड ले लूं, इधर भी और इधर भी, इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कोई फर्क थोड़ी आना, तब भी पॉजिटिव ही है वो, लेकिन इस तरफ फर्क पड़ जाएगा, इस तरफ फर्क पड़ जाएगा, इस तरफ यहां मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये वैल्यू वैल्यू ऐसे कैसी रहेगी, और फिर वो आंसर तो है। इधर वाला नहीं लिखा मैंने लेस देन वाला, बस वो क्योंकि इसने हमसे एक ही पूछा है। अगर यहाँ पर एक और लगा होता तो फिर हम ये वाला भी यूज करते हुए चलते। ठीक है, बस अगले स्टेप में और लगा के यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दो, दोनों तरफ का एक ही तरफ आएगा बस वो। तो 19वां तो बहुत ईजी था। रघुन जी बताओ क्या समस्या आई? ठीक है, 20वां थोड़ा सा है, अच्छा भारी भरकम है, इससे ज्यादा बचा है 20वें में। ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, बस इसका नाम भी है। इस बार ये प्रूव करना है। हो गया, करें शुरू? सौभाग्य जी करें शुरू। मैं फिर कह रहा हूं सबसे, ये दोनों एग्जाम्पल जो है 19 और 20 एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो जब भी रिवीजन करो इन दोनों पे नजर जरूर मारना, अन्यथा अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए इन दोनों में से कोई सा, तो तुम बस सोचते रहोगे करे तो थे, करे तो थे। बस कोई शुरुआत बता दो एक बार कैसे करते थे, खत्म तो कर ही देंगे हम। ऐसी नौबत ना आए इसके लिए जब भी रिवीजन करो इन दोनों को जरूर देखना एक बार। ठीक है, आ जाओ। अब मुझे एक बताओ एक बात, यहां पर प्लस लगा हुआ, सॉल्यूशन ना देखा हो किसी ने अगर, तो यहां प्लस लगा हुआ है और होल का मोड भी है, कैसे मिलेगी ये वाली वैल्यू? ए डॉट ए वाले तरीके से, अभी तो करे क्वेश्चन वो, मैंने बोला ना जब भी दो वेक्टर्स प्लस या माइनस में मिलेंगे और होल का मोड लगा हो, तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर से करने वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये चीज उठाते हैं, इसको नहीं उठा रहे अभी। और ये लेस देन ग्रेटर देन तो कॉस थीटा से ही आएगा बाद में। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं इससे। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। सही है जी। अब इधर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट ए करेंगे पहले क्या आएगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर एक बार बी डॉट बी भी आएगा ना लास्ट में, वो तो यहां लिख दूं, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक बार आएगा ए डॉट बी, एक बार आएगा बी डॉट ए,
यानी ट्वाइस ऑफ 2ab a डॉट बी, वेक्टर में नहीं चलेगा 2ab, 2a डॉट बी, ठीक है। यहां पे फिर से खोल लूं फॉर्मूला, क्योंकि इसी के अंदर से कॉस्ट आएगा, यहां तो कहीं भी कॉस्ट नहीं है, इस a डॉट बी में ही मिलेगा कॉस्ट हमको। खोल दो, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इस तरफ तो हमारा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चल ही रहा है। बताइए यहां तक कोई समस्या हो तो, यहां तक ठीक है सब कुछ, निधिकांक्षा जी सब ठीक ठाक। अब इसकी जरूरत पड़ेगी लेस देन ग्रेटर देन बनाने के लिए, है ना। तो फिर से लिखूं, सिंस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 छोड़ दूं, वो छोड़ रखा है फिर से इसने, एक ही हिस्सा ले रखा है। तो इस cos थीटा से हमें ये पूरा बनाना है, ये वाला हिस्सा देखो कैसे बनेगा बताओ। पहले इस cos थीटा में, यहाँ पे है cos थीटा, देखो जरा, पहले ये इंटू करूंगा ना यहाँ भी, तो इधर भी करना पड़ेगा। देखते रहना कैसे इस छोटी सी वैल्यू से ये पूरा बनाना है अभी हमको, जब ये पूरा मिल जाएगा उसके बदले ये लिख देंगे, ठीक है। तो इस cos थीटा में हमें ये दो चीजें इंटू चाहिए, तो यहां भी करनी पड़ेगी इंटू, यहां भी करनी पड़ेगी। क्या बनेगा स्टेप ये, 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा लेस देन इक्वल टू 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए ये ठीक है यहां तक, दोनों तरफ 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कर दिया मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या करना है, ये हिस्सा मिल चुका है, अब ये चाहिए ना, तो इधर भी प्लस कर दूं, इधर भी कर दूं प्लस, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस किया b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ, और 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा ऐसे कैसा, इधर भी प्लस किया, फिर यही वाली वैल्यू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। बताओ कोई समस्या यहां तक, ये वाली वैल्यू ही एलएचएस में ऐड करी और ये वाली वैल्यू ही आरएचएस में ऐड करी, जिसकी वजह से ये लाइन टेढ़ी हो गई ना, चलो ठीक ठाक है। ये पूरी एलएचएस वाला हिस्सा पहले इक्वेशन से ये लिख सकते हैं हम, है ना। तो इस जगह पर मतलब इस एलएचएस में लिख दूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको तुम्हें देख के नहीं लग रहा, एक चीज देखना, इसे मैं a स्क्वायर बोल सकता हूं, इसे b स्क्वायर बोल सकता हूं ना, और ये 2ab है, तो क्या ये a प्लस b होल स्क्वायर नहीं बोल सकते, सोच के देखो इसे, मैंने बोला था ना a वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, उसे केवल a का स्क्वायर ही बोल सकते हैं। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab है, तो ये रहा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या केवल a लिख दो, बात तो एक ही है, a प्लस b का स्क्वायर आ गया ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर काट दो और आ गया आंसर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो और आंसर तुम्हारे सामने है ना। बढ़िया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं, बिना ध्यान रखे तो बस इतना ही ध्यान आएगा कि हाँ करे तो थे, जब ये ध्यान आता है ना पेपर में कि करे तो थे लेकिन करने कैसे हैं, तो बस मन यही करता है कि बगल में दीवार और हमारा सर, और या आगे पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं उन्हें पेल दो किसी पे तो गुस्सा निकलेगा ना, दीवार में सिर मारने से तो अपने चोट लगेगी, आगे वाले को कमर पे ना मारो जोर जोर से, आ क्यों नहीं रहा, मुझे ध्यान आ क्यों नहीं रहा, वो कह देगा ले तुम मेरे से देख ले भाई, मेरे से कर ले। ये था एग्जांपल नंबर 20। जरा 21 देखो, बहुत सिंपल है, क्या बोला इसमें, कोलिनियर, 3 पॉइंट्स हैं या फिर 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, उन्हें पक्का 3 वेक्टर हैं, 3 पॉइंट है ना, मैं फिर कह रहा हूं, दो वेक्टर कोलिनियर करने को बोलेगा और 3 पॉइंट्स बोलेगा कोलिनियर करने के लिए, क्योंकि 3 पॉइंट से ही 2 वेक्टर बनते हैं, तो सोच समझ के बोला करो मुझे। तो क्या हो गया, ए के ब्रैकेट में लिखा है ना, ए के बस, हाँ वो ब्रैकेट बस वो आई जगह दिख गया तो वेक्टर ही है, ए के ब्रैकेट में लिखा है ना, यानी वो पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए का, आपको पहले ए बी बनाना पड़ेगा खुद, ठीक है मैडम। हाँ भाई, तो हम सारे एग्जांपल निपटा देंगे, ठीक है। अब आ गया नंबर हमारी 10.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बता दो कि 10.3 के शुरू के पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ में प्रोजेक्शन पूछी है, वो भी हो जाएंगे। फिफ्थ में देखो हमसे कह रहा है शो करो ये तीनों वेक्टर्स
यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालने सबके बना जाएंगे, ठीक है। अरे नहीं, बाद में परपेंडिकुलर भी बोला है, तो डॉट प्रोडक्ट भी करना है सबका एक एक करके, पहले एक बार ए और बी का, एक बार बी और सी का, एक बार ए और सी का, ठीक है ना। 8वें में देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो सॉरी 8वां नहीं, सिक्स्थ में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, वो दोनों डॉट प्रोडक्ट से आ जाएंगे। 7th में डॉट दिया है, निकाल दोगे जैसे अभी कर रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट बार बार मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड उनके। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है ना वो 11वां है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है। चलिए बोलिए 11वें में क्या बोला उसने, पहले क्या है, शो दैट नहीं, हाँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी अकेला प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए अकेला, यही बस यहाँ माइनस है बीच में ना। ये पूरा वेक्टर हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इसी के कंजुगेट, कैसा बोलते माइनस है तो कंजुगेट होगा, तो डॉट कर दूं इसी के साथ उसका, बताइए ऐसी तो होगा। अगर ऐश्वर्या जी मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले आऊं तो ये पूरा वेक्टर इस पूरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कर दे डॉट प्रोडक्ट, आओ देखो 1 और 2 लाइन का क्वेश्चन वैसी है, तो देखो ध्यान से इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, ये क्या चीज है ये, क्योंकि अब जब मैं तुमसे कहूंगा डॉट प्रोडक्ट करने की, डॉट प्रोडक्ट, तो इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट तुम इस पूरे से करोगे पहले, तो जब इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट इससे करोगे तो कैसे लिखोगे, इसके बारे में अपनी राय बताओ, क्या चीज है ये मैग्नीट्यूड है, तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये एक स्केलर वैल्यू है, और स्केलर वैल्यू ऐसा मान लो ये 7 है, 7b डॉट 7b, तो जब 7b का डॉट 7b से करेंगे तो b डॉट b आएगा, और 7 7 जा 49 बाहर हो जाएगा। स्केलर वाले का डॉट नहीं होता, डॉट वेक्टर का ही होता है बस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a, और ये a सेम होने के चक्कर में इनका जब मल्टीप्लाई होगी तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा b डॉट b, क्योंकि डॉट तो वेक्टर्स का ही होगा बस, ओके। अब इसका बाद वाले से जब करेंगे, ये स्केलर और उधर b स्केलर, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ऐसे कैसे बचेगा क्या, b डॉट a, हाँ है ना, बोलिए सहमत है सब, शकुन नहीं है सहमत, ठीक है। इसकी इन दोनों से कर दी, अब इसका नंबर बताओ, जब इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर मैडम इसकी इससे हो रही है अभी a डॉट, अब इस सेकंड वाले की सेकंड वाले से करेंगे तो माइनस के साथ, ये b में और ये भी b में, यानी b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a डॉट ऐसे आ जाएगा, ये पूरी लाइन है ना। अब देखो ये b डॉट भी क्या बन गया, b डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा ये, और a का पहले से ही है, तो ये बना a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यही वाली वैल्यू यहां भी आ रही, देखो ये क्या बनेगा, कट जाएंगे दोनों ही, तो क्या कह रही मैडम, ये बीच वाले देखो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, a b का मैग्नीट्यूड है, b डॉट a और a डॉट b सेम होता है, तो ये वाली वैल्यूज भी प्लस और माइनस होने के चक्कर में कट गई, तो आ गया 0। तो हाँ ये पूरा इज परपेंडिकुलर टू ये पूरा फॉर एनी a वेक्टर एंड b वेक्टर, है ना सन, दिखने में भयानक है बस ये। भाई जी बताइए कोई समस्या हो तो, किसी को भी कोई समस्या तो बताओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये तो काफी आज हो, तो और भी जाएंगे लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अगली क्लास में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन खत्म कर देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट चालू करके उसे खत्म भी कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट छोटा सा ही है, इसी एक्सरसाइज का 5वें में पहले कह रहा है यूनिट वेक्टर प्रूव करो, यूनिट वेक्टर सबके मैग्नीट्यूड निकालने, 7 तो बाहर ही रहेगा, 2i 3j और 6k इसके स्क्वायर का सम करेगी, वो 49 आएगा रूट के अंदर, बाहर के 7 बन जाएगा, 7/7 तो यूनिट वेक्टर तो हो जाएंगे। उसके बाद में वो बोल रहा है परपेंडिकुलर भी हैं सारे आपस में, तो जब एक का डॉट प्रोडक्ट दूसरे से करेगी तो पहले का 1/7 दूसरे का 1/7 बाहर निकल के 1 बन जाएंगे 49, अब फिर करेंगे डॉट प्रोडक्ट i वाले की i से, j की j से, k की k से,
ऊपर फिर से वो क्या आएगा 49, नीचे 49 पहले से था बाहर नहीं, 0 आएगा इस बार, तो बाहर तो 49 है ही है, अंदर 0 आएगा इस बार। बोलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है आपको, ठीक है। खत्म करें क्लास।